नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम फिर से 136 से आगे MCQs देखने वाले हैं। और MCQs की पूरा सीरीज हम इस चैनल पर लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं ताकि कंपटीशन एग्जाम में आपको बेनिफिट हो सके। इसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए है, नोट्स चाहिए है MCQs का, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ईमेल की ID मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें ईमेल करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इसमें 136 क्वेश्चन का किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि एन एबनॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन इन मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, तो मल्टीपल माइलोमा के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो आप लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है इसमें टेस्ट किया जाता है और वो मल्टीपल माइलोमा में देखा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये सवाल है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास हैं: बेंस जोन्स प्रोटीन, ओसवाल्ड, उसके बाद कैल्डाल्स प्रोटीन, उसके बाद अर्लिक्स प्रोटीन। तो सबसे पहली चीज़ तो हम बात कर लेते हैं एक एक प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा होगा बेंस जोन प्रोटीन। ठीक है, तो बेंस जोन प्रोटीन एक यूरिन टेस्ट में आपको ये फाइंड आउट होता है जब आप यूरिन टेस्ट इसका परफॉर्म करते हैं। और मोस्टली इस टेस्ट को यूज किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, किसके डायग्नोसिस के लिए? मल्टीपल माइलोमा के लिए। समझ में आ गया? तो करेक्ट ऑप्शन आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि 136 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए आने वाला है। तो आपको ये चीज़ आइडिया होना चाहिए, तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे और आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर हम बी देख लेते हैं, ओसवाल्ड प्रोटीन। एक्चुअली ओसवाल्ड साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप केवल इतना पता कर लीजिए। उसके बाद कैल्डाल्स मेथड जो है ये आपके जितने मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, तो उससे संबंधित है ये। तो मैं केवल आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक, बाकी उसके बाद अर्लिक्स प्रोटीन जो है, अर्लिक्स प्रोटीन आप बायोकेमिकल टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं, ये आपके एमिनो एसिड और आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है, तो इनके डिटेक्शन के लिए हम अर्लिक्स प्रोटीन करते हैं। सिंपल। तो 136 का क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। तो सारी चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन दबा के भी रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक जानकारी मिल सके। ठीक है, और तैयारी आपको अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 137, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, MCV। तो रेड ब्लड सेल इंडाइसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनकी नॉर्मल वैल्यू ज़रूर पढ़िए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सवाल यहाँ से आते ही आते हैं क्वेश्चन, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर नॉर्मल वैल्यू याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल इंडाइसिस की जितने भी पैरामीटर्स हैं, पूरा आप उनकी नॉर्मल वैल्यू याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यूनिट्स हो जाता है। ठीक है, ये जो यूनिट्स होते हैं इनमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप यूनिट हर एक चीज़ का ज़रूर अच्छे से याद करके रखिएगा ताकि आप आंसर अच्छे से कर पाएँ। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है, 50 से 60 माइक्रोलीटर, 120 से 136 फेम्टोलीटर, 120 से 130 माइक्रोलीटर, उसके बाद 80 से 95 फेम्टोलीटर। सबसे पहले तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप यहाँ पर MCV पूछा गया, इनका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे सवाल कर लेते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आज कराऊंगा तो 5 से हो सकता है 20, 30, 25, 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएं इसमें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ मैंने बता दी, नॉर्मल वैल्यू सबकी पूछी जाती है। उसके बाद आपको फुल फॉर्म ज़रूर पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक, तो MCV का यहाँ पर पूछा है, तो MCV की नॉर्मल वैल्यू फेम्टोलीटर में है, जो कि FL से इसको डिनोट किया जाता है। तो FL वाले कितने हैं? 1, 2, 2 हैं। तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो B हो सकता है या तो D हो सकता है। अगर आपको मालूम है तो कंफर्म है कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर D करेक्ट आएगा, 80 से 95। देखिए जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है हर बुक में जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, और कहीं भी सर्च करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आगे पीछे, लेकिन जो दायरे में होता है यूनिट के, उसी यूनिट में आपको देना पड़ता है। हो सकता है किसी बुक में जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 81 से 100 मिल जाए। ठीक है, फेम्टोलीटर देखने को मिल जाए, लेकिन उतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर 80 से 95 दिया है और डायरेक्ट भी यहाँ 120 से 130 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है,
या कम दे दिया, डायरेक्ट आपको कम दे दिया कि भाई यहाँ पर किसी बुक में दे दिया 60 से 70 होता है, तो ये भी बहुत कम है फेमटोलीटर में अगर दे रहा है तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, तभी आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। नहीं तो आप बोलेंगे सर एग्जैक्ट आपके दिमाग में यही बैठा है कि नहीं भाई 80 से 95 ही होना चाहिए, ऐसे ही ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा तभी हम करेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको समझदारी दिखाना है। कई बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उस पर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आपको इस तरीके से आंसर को करना है। इसके अलावा आप जब रेड सेल इंडाइसिस जब आप पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग चीज़, जैसे एमसीवी का तो हमने बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद एमसीएच आता है, ठीक है, जिसको हम मीन सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो इसका आपको 26 से 34, ठीक है, पीजी। उसके बाद आपको देखने को मिलता है एमसीएचसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये होता है 31 से लेकर 36, किस में होता है, ये परसेंटेज में होता है। उसके बाद RDW भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो ये 11.5% से लेकर 14.5% तक होता है। तो इस तरीके से आप ये सारे नॉर्मल वैल्यू आप, और ये यूनिट बहुत ज़रूरी है, यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 138, द रिएजेंट यूज्ड इन साइनमेथमोग्लोबिन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साहली इसका डिटेल वीडियो हमने बना दिया है, शायद इसका डिटेल वीडियो हमने प्रैक्टिकल आपको बना करके नहीं दिया है। मेन चैनल, हमारा मेन चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश के नाम पे है, अगर आप लोगों ने उसको भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसमें पूरे लेक्चर आते हैं हमारे और वैकेंसी के बारे में, तो वहाँ पर भी आप बाद में जा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ पर हम डिटेल में आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये जो सवाल आपसे पूछा गया है, तो साइनमेथमोग्लोबिन मेथड जो होता है हीमोग्लोबिन को डायग्नोस करने के लिए, तो इसमें आपको रिएजेंट कौन सा उपयोग किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो रिएजेंट का नाम के साथ साथ देखिए, रिएजेंट तो आपको पता चल जाएगा, चलो आपने ऑप्शन लगा दिया, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ए है, ठीक है, आपने ए लगा दिया। अब जब ड्रपकिन्स रिएजेंट आपको मालूम चल गया, तो इससे कौन कौन से सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो ये खुद अपने आप में एक सवाल है, ये मेथड, ठीक है, हो सकता है सवाल आपसे पूछ ले HB टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मेथड दे दे, उसमें साइन मेथ भी आ जाए, ठीक, तो वो भी एक सवाल है। इसके अलावा ड्रपकिन्स रिएजेंट जब आपको पता चल गया, तो ड्रपकिन्स रिएजेंट के कंपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा चीज़, कंपोजिशन, ठीक है, ये पूछा जाता है, अच्छे से आप इसके कंपोजिशन से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम शॉर्ट में फटाफट बता देते हैं आपको, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है, उसके अलावा पोटेशियम साइनाइड, उसके अलावा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो ये इसके कंपोजिशंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक कोई करेक्ट ऑप्शन दे देगा, बाकी सब गलत दे देंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद पर आपको अगला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि है यहाँ पर बी नंबर 0.1 NHCl, ठीक है। तो ये जो HCl आपको देखने को मिलता है, जो आप साहलीस मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें N/10 HCl आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद निन हाइड्रोजन रिएजेंट दिया है, तो निन हाइड्रोजन रिएजेंट का आपको एमाइंस और जो एमिनो ग्रुप्स होते हैं उनको जो डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है निन हाइड्रोजन, और एमिनो एसिड जो होते हैं उनको, ठीक है, क्वांटिफाई करने के लिए। इसके अलावा जो रिसोर्सिनोल रिएजेंट है, ये रिसोर्सिनोल रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं कीटो हेक्सोस, और उसके अलावा कीटोन्स और एल्डोस को डिस्टिंग्विश करने के लिए रिसोर्सिनोल का, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम आपको जानकारी दे दी है। और इसके अलावा यहाँ पर जब आप देखेंगे, अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल वॉल्यूम प्रोथ्रोम्बिंग टाइम का पूछा गया है वैल्यू। तो जो कोगुलेशन प्रोफाइल होते हैं, ठीक, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, यूनिट, ठीक है। जो यूनिट आपको अगर पता है तो सही है, नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यूनिट हर एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर केवल पीटी पूछा है, लेकिन हम सारी चीज़ आपको बता देंगे। प्रोथ्रोम्बिंग टाइम पूछा है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए फुल फॉर्म भी आप इनका याद रखिएगा, जैसे हमने आपको रेड सेल इंडाइसिस में बताया था। अब पीटी, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, तो प्रोथ्रोम्बिंग टाइम जो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका यूनिट आपको सेकेंड में मिलता है, काय में, सेकेंड में। तो यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन देखिए कितने हैं, 1 और 2, मतलब बी और डी, ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक होगा।
अब आपको पता लगाना है, पता क्या लगाना है, आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए चीज़ें प्रैक्टिकली, ठीक है, और याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 139 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 से 16, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट है जो कि सेकेंड में है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन गलत है, तो इसको आप हटा दोगे। बाकी मिनट में है तो ये ए और सी तो वैसे ही चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। अब जो हम बात कर लेते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल की, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, APTT, ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म है ये, और इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो APTT के अगर हम बात करेंगे तो 26 से 36 सेकेंड देखने को मिलता है नॉर्मल वैल्यू। ये भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, हर किताब में आप पढ़ेंगे तो मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसी के आसपास होंगे। समझ आ रहा है? इसके अलावा हम अगर BT की बात करें, ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। तो BT की अगर हम बात करेंगे तो 2 से 8 मिनट, ठीक। इसके अलावा अगर हम CT की बात करें, जो कि क्लॉटिंग टाइम होता है फुल फॉर्म, ये होता है 5 से 10 मिनट। तो ये दोनों मिनट में है, ठीक है, और सेकेंड में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा TT भी होता है, ठीक है, थ्रोम्बिंग टाइम, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 17 से 25 सेकेंड, ये भी आपके सेकेंड में होता है। इतना समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको कंप्लीट याद करके रखना है। अब लास्ट सवाल हमारा 140 है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि द रेशो ऑफ ट्राइसोडियम साइट्रेट ऑफ ब्लड इन कोगुलेशन स्टडी। तो कोगुलेशन स्टडी के लिए जो ट्राइसोडियम साइट्रेट वाइल आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें रेशो कितना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, बी वाला है 1:9 का रेशो, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए 9:1 का दे दिया है, 1:4 और 4:1, तो ये गलत ऑप्शन है। तो रेशो किस चीज़ का, जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका प्लस ब्लड का, ठीक है, ये रेशो देखने को आपको मिलता है जो कि एंटीकोगुलेंट वाइल होते हैं, अलग अलग रेशो हर वाइल में होते हैं। तो वो डिटेल आप लोग पता करिएगा और वो डिटेल ज़रूर आप याद करिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हर किसी एंटीकोगुलेंट का एक रेशो होता है, कितना मिलाया जाता है उसमें वॉल्यूम के हिसाब से ब्लड का, तो उसको आप अच्छे से याद करके रखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो आज के लिए कंप्लीट इतना, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, जैसे समय मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट्स कीजिए, अगर कोई सवाल है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अच्छा लगता है शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।